नमस्कार दोस्तों। आ, पिछले अपने वक्तव्य में मैंने हमारे सपनों का समाजवादी लोकतंत्र क्या हो उस दिशा में कुछ बात करनी चाहिए थी। आ, अंत में जिस तरफ इशारा करके बात खत्म हुई कि समाजवादी लोकतंत्र के लिए जिस प्रकार के क्षैतिज विकास की ज़रूरत है, शायद हम उस दिशा में ठीक से नहीं बढ़ सके और विशेष रूप से दो दोषों की ओर इंगित किया गया था, जिसमें प्रणालीगत दोष जो हमारी व्यवस्था के रहे और दूसरा जो यंत्रगत चुनाव का प्रश्न है। इन दो बातों की ओर इशारा करते हुए मैंने अपनी बात समाप्त की थी। निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ पहलू उसके उद्घाटित होने बाकी हैं, समझने के हैं। हमारी परिकल्पना में, हमारी संकल्पना में ये क्षैतिज विकास या हमारे सपनों का समाजवादी लोकतंत्र क्या होगा, विशेष रूप से हमारे अपने देश के संदर्भ में इस पर कुछ और तफसील से बात होनी ज़रूरी लगी और मेरे कुछ मित्रों का विशेष आग्रह भी था कि मैं अपनी उस बात को भी आगे रखूं। इसलिए मैं आज दोबारा आपसे मुखातिब हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग कुछ सार्थक बात इस संबंध में कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक और दार्शनिक समझ बना रखी हो। निश्चित रूप से जो भी बातें हैं वो बहुत सारे दार्शनिकों और समाज चिंतकों और वैज्ञानिकों के समझ से, समाज वैज्ञानिकों की समझ में आती रही हैं, कही जाती रही हैं। मैंने उन्हीं से कुछ सूत्र लेने की कोशिश की है अपने अध्ययन से और अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी जो समझ बनाई है उसके अनुसार मैंने कुछ बिंदुओं को रेखांकित करने की भी कोशिश की है, जो हम इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जिनके बारे में सोच सकते हैं या कुछ लोगों के लिए दिशा दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से आज की ये बात रखने की कोशिश है। क्षैतिज विकास या हॉरिजेंटल ग्रोथ की जो बात है उस पर चर्चा करने थोड़ी सी और बात उस तफसील में जाने की भी ज़रूरत है कि जो लोकतंत्र का निर्धारण किया, तो मैं यही कह रहा था कि थोड़ा इस तफसील में जाने की भी ज़रूरत है कि हमने जो अपने ये बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया, माफ़ कीजिएगा। तो जो हमने जिस लोकतंत्र की संकल्पना की या आज़ादी के साथ हमने जिस आदर्श संविधान का निर्माण किया और ये अपेक्षा की कि हम एक नए भारत का, अपने एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जिसमें किसी की कोई लाचारी नहीं होगी, सबके विकास के अवसर होंगे, सब एक दूसरे का सम्मान कर सकेंगे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो सोची थी उसके लिए जो प्रणालियाँ विकसित की गई थी, जहाँ तक लोकतंत्री ढांचे का सवाल था, दो तीन बातें तो बहुत साफ थी कि हमने सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का विभाजन कर दिया था, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में, ये बात हो गई थी। हमने एक दलीय संसदीय प्रणाली का भी निर्णय ले लिया था, जिसके 5 वर्ष बाद पार्लियामेंट के चुनाव, संसद के चुनावों की बात उसमें तय हो गई थी। और उसके अलावा हमने कई मौलिक अधिकार अपने लोगों को, उनको स्वतंत्रताएं प्रदान की थी, जो एक गुलामी के लंबे दौर से गुजरा हुआ समाज था। उसको वाणी की स्वतंत्रता, उसको अपने रोजगार की स्वतंत्रता, उसको अपने संपत्ति और जीवन की सुरक्षा, ये सारे चीज़ें उसको हमने मुहैया कराने की कोशिश की थी या ऐसा सोचा था। और ये एक लोकतंत्री ढांचा हमने जरूर निर्मित किया और अपेक्षा की कि शायद हम आगे एक नए भारत के निर्माण की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा ये, उसके साथ साथ जो समाजवादी सोच थी, उस
समाजवादी सोच को सीधे सीधे फंडामेंटल राइट में तो नहीं रखा गया, हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया। आमतौर पर लोग फंडामेंटल राइट तक बातों को छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में जिस भारत का निर्माण होना था, जिस समतावादी समाज का निर्माण होना था, उसकी सोच तो कहीं न कहीं उस नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित थी, उसमें रखी गई थी, उसमें पिरोई गई थी, जिससे कि लोगों के बीच में, सबके बीच में शिक्षा का प्रसार हो सके, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें, और हम एक शक्तिशाली और जो 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 विरासत में जो हमारे यहाँ जो गैर बराबरी रही है, उसका हम लोग उसको समाप्त कर सकें। और इस तरह की बहुत सारी बातें उसके अंदर सोची गई थी। या आरक्षण, जो कमजोर तबके हैं उनको विशेष अवसर का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, उनके लिए विशेष दरवाजे खोलने की ज़रूरत, आगे बढ़ाने के लिए या आगे के दूसरों के साथ कहीं नज़दीक लाने के लिए। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें तो सोची गई, लेकिन व्यवहार तक क्या रहा, और वो हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कुल मिला जुला करके इस चुनावी पद्धति में और संसदीय प्रणाली में जो जनता की शक्ति थी, वह शक्ति केवल चुनाव में किसी दल को चुनने तक सीमित रह गई, और व्यवहारतः वो जनता अपनी इन सारी व्यवस्थाओं से बहुत दूर हो गई, बहुत काट दी गई। कोई उसका जमीनी स्तर पर उसका कोई ऐसा तंत्र नहीं रह गया जिसके माध्यम से वह खुद कुछ निर्णय ले सके, कुछ सुझाव देती रह सके और कार्यक्रम चला सके, बना सके, चला सके। इस तरह की कोई स्थिति बनती दिखाई तो नहीं दी। इसके अलावा भी जैसे जो हमारी न्यायपालिका थी, वो भी सबके लिए एक्सेसिबल नहीं थी, सबके लिए उपलब्ध नहीं थी। उसके लिए तरह तरह के उपक्रम करना और उसके लिए आपको साधन संपन्न होना भी जरूरी था। तो न्याय भी मिलने की जो बातें थी, उसमें भी कई तरह के प्रश्न खड़े रहे। और जो पुलिस व्यवस्था थी, वो पुलिस व्यवस्था एक तरह से स्टेट गार्ड्स की तरह से थी, वो उसका जनता से कोई संबंध नहीं था। भले ही वो पुलिस यहीं से चुनी जाती है, लेकिन उसी तरह की पुलिस जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज लोग अपने लिए एक पुलिस खड़ी करते थे और वो अपने ही देश के लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी करती थी। और उसी तरह से ये अपनी आज की सत्ता के साथ भी वही बात है कि अपनी ही पुलिस अपने ही लोगों के साथ कई बार बहुत ही बेढंगे ढंग से पेश आती दिखाई देती है। कहीं लगता नहीं है कि वो अपने देश की पुलिस है, अपने ही लोग हैं जिनको कुछ व्यवस्था बनाने के लिए कहा तो गया है, लेकिन वो कुछ कहीं न कहीं जाति करते दिखाई देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और इसकी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी, जो प्रशासन तंत्र था, अधिकारी तंत्र था, ये अधिकारी तंत्र पूरी तरह से, भले ही इस अधिकारी तंत्र में हमारे अच्छे होनहार और योग्य युवा चुने जाते रहे, लेकिन जैसे ही वो सिस्टम में जाते हैं, जैसे ही वो सिस्टम में पदार्पित होते रहे, उनकी पूरी सोच, उनका पूरी मानसिकता बदलती हुई दिखाई देने लगी, और वो उसी कॉलोनियल, उसी औपनिवेशिक प्रवृत्ति से ग्रस्त होते दिखाई दे, जो प्रजा और राजा के बीच का भेद करता है, और जो आम लोगों को वह कहीं किसी न किसी रूप में एक अपराधी जैसा देखता हो, या कमजोर समझता हो, या लायक नहीं समझता हो, उस तरह का एक दृष्टिकोण उनके अंदर बनता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिला जुला करके ये सारी जो कुछ की जो कोशिशें थी प्रजातंत्र के ढांचे के माध्यम से या समाजवादी दृष्टिकोण के माध्यम से, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ बड़े कदम उठाए गए थे। जैसे जमींदारी उन्मूलन का कदम उठाया गया था, बाद में चल के प्रीवी पर्स भी समाप्त किए गए रजवाड़ों के, और इसके अलावा थोड़े बहुत जो भूमि सुधार कार्यक्रम आधे अधूरे ढंग से लागू किए गए, जिसके लिए जो एक कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी, उसमें बहुत कमी दिखाई दी, और बाद में वो छोड़ भी दिए गए। तो यहाँ के तहाँ चीज़ें अटक की रह गई, और जो पुरानी विरासत से मिली हुई कमजोरियाँ थी, जो विसंगतियाँ थी, वो तो बनी ही रह गई, और कुछ नई चीज़ें, नई विसंगतियाँ भी उसके साथ जुड़ना शुरू हो गई। तो कुल मिला जुला करके एक प्रकार का ये एक मेस जैसा बनता गया, एक कुल मिला एक अस्पष्ट स्थिति सी बनती गई।
हालांकि इसी मौके पर यह भी कहना जरूरी होगा कि शायद एक नए भारत के और एक क्षैतिज समाज के विकास की दृष्टि से हमारे देश में किसी भी अन्य देश के मुकाबले कहीं बेहतर स्थितियां मानसिक स्तर पर पहले थी, एक दृष्टि से देखा जाए तो। और वो ये कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली बहुत सादी थी। हमारे आम लोग जो हैं वो सादा जीवन और उच्च विचार के दर्शन में विश्वास करते थे। वो संत और महात्माओं का आदर करना, सम्मान करना जानते थे। वो कोई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं जगाते थे, बहुत आकांक्षाएं भी नहीं रखते थे। वो इतना ही चाहते थे कि हम इज्जत के साथ, सम्मान के साथ रह सकें और अपने अपने जरूरत की चीजों को पूरा कर सकें। तो इसलिए से एक तरह से देखा जाए तो हमारा देश जब आजाद हुआ था, भले ही हम लुटे पीटे थे, भले ही एक औपनिवेशिक सत्ता ने हमारा काफी शोषण किया हुआ था, हम आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक मानसिक धरातल पर कहीं ज्यादा उन्नत थे तब भी। और एक अच्छे सोच के साथ हमको जुड़ने में कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। यह बात सही है कि वर्गीय चरित्र जो होते हैं, जिनके पास सत्ता होती है, साधन होता है, वो कहीं न कहीं अपने सत्ता और साधन को बचाए रखने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं या उसको बढ़ाते रहने में लगे रहते हैं। लेकिन उनको परसुएट किया जा सकता था और कुछ हुआ भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन यह है कि जो होना था, जितना होना था, वो नहीं हो सका और कुल मिला जुला करके एक विसंगति सी बनती गई। और एक और चीज जहां पर ये कहीं विरासत से मिली हुई गड़बड़ियां थी या विसंगतियां थी या गैर बराबरी थी, उस गैर बराबरी में राज्य का जो हस्तक्षेप होना चाहिए था, जो राज्य को वहां इंटरवीन करना था, वो उस से इंटरवीन करता या उस तरह से हस्तक्षेप करता दिखाई नहीं दिया और कहीं न कहीं किसी जगह जाके वो रुक गया। ये उसने एक मौका दे दिया उन विसंगतियों को चलते रहने के लिए। दूसरी व्यवस्थाएं नहीं दे सके, यानी कि हम शिक्षा सबको नहीं दे सके, हम स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं सबके लिए नहीं कर सके, तो हमने कुछ बड़े सेंट्रलाइज्ड या जिसको कहते हैं केंद्रीकृत जो व्यवस्था का निर्माण किया, जो कार्यक्रम अपनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने यूरोप और अमेरिका को सामने रख करके अपनाने शुरू किए। और क्योंकि हम समझते थे हम काफी पीछे रह गए हैं विज्ञान में भी और भी चीजों में, तो हमको जल्दी से उनके साथ कदम आना है, तो जल्दी कुछ करने की कोशिश भी रही। कई PSUs, बड़े नवरत्न प्रतिष्ठान खुले, इसमें कोई शक नहीं, उनकी जरूरत भी थी। लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो काम होने थे वो छूट गए, वो नजरअंदाज हो गए। और उस नजरअंदाज होने का परिणाम यह हुआ कि आम जनता उससे जुड़ नहीं, आम जनता उससे अपना तादाद में नहीं स्थापित कर पाई। सीधे जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान थे, उसमें मैनेजर और लेबर, तो प्रबंधक और उसका जो मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, वो अब एक प्रकार से एक एलियन की तरह व्यवहार कर रहा था, एक जैसे किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है। वो अपने लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपने देश के लिए काम नहीं कर रहा है। मुझे याद आया वो पिक्चर पैगाम थी जिसमें कि एक गाना था कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा वगैरह और इस तरह के जो गाने थे, जो उस तरह की जो भाव थे, जो उमंग और उत्साह था कुछ बनाने का, संलग्नता थी लोगों की काम करने की, वो बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि उस तरह से जुड़ाव बन नहीं पाया। उसका लाभ चूंकि सबको मिलता दिखाई नहीं दे रहा था और जो बहुत ही मूलभूत चीज थी उनसे वो नहीं उनको उपलब्ध हो, इसलिए लोगों के बीच में एक दूरी बननी और वो ऐसा लगने लगा कि वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम ये भी हुआ कि तरह तरह के लोगों ने इच्छाएं जगानी शुरू कर दी और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार का वातावरण भी बनना शुरू हो गया और एक आम धारणा सी बनने लगी कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र में लोग काम नहीं करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र जो की है वो देश के ऊपर भार जैसे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें दिमाग में आनी शुरू हो गई। कुल मिला जुला करके और फिर वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे
फिर हमको जो सहायता के कार्यक्रम चलाने थे, लोगों को सहायता देनी थी, तो सहायता देने के नाम पर जो सब्सिडीज हुई या जो भी हुई, यानी एक प्रकार के ऊपरी जो इलाज थे, वो इलाज भी अपने आप में काफी नाकाफी थे। और वो नाकाफी इलाजों का परिणाम यही हुआ कि समाज के अंदर ये गैरबराबरी तो बढ़ती ही गई, और लोगों को इस पूरी व्यवस्था से जो अपेक्षाएं थी शुरू में, जो उत्साह था, वो जैसे समाप्त होता गया, निराशा होती चली गई। एक निराशा और उदासीनता का वातावरण बनना शुरू हो गया, जिसमें कि राजनेताओं ने तरह तरह के उपक्रम कुछ झूठे नारों के साथ अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया, और उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में पहुंचना, संसद में पहुंचना और अपने लिए अधिकार अर्जित करना, से नए राजाओं की तरह व्यवहार करना, ये उनका एक चरित्र बनता चला गया। ये हम सब लोग अनुभव करते। ये जो बड़े प्रोजेक्ट बने थे, उसके साथ एक समस्या ये भी आई थी कि हमको पैसे की जरूरत थी। हम कल्याण के कार्यों के लिए भी पैसा हमको चाहिए था, अपनी प्रतिरक्षा के लिए भी पैसा चाहिए था, और हमको अपने कुछ विकास के लिए भी पैसा चाहिए था, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए था। इन सारे पैसों के लिए हमने विदेशों से की ओर देखना शुरू किया, उनका मुंह ताकना शुरू किया, हमने ऋण लेना शुरू, स्थिति हमारी बैंकरप्सी की आ गई। और इस बैंकरप्सी का परिणाम ये हुआ कि हम और भी और निर्भर होते चले गए, बजाय ये कि जमीनी स्तर पर कोई सुधार करें, बजाय ये कि हम थोड़ा सा जोखिम उठाएं, बजाय ये कि हम थोड़ा सा त्याग, एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, वो हम दूसरों के ऊपर निर्भरता हमारी लगातार बढ़ती चली गई। यह एक बहुत सीधा सा इतिहास हमारे अपने स्वतंत्र भारत का है। और उसका दुष्परिणाम यहाँ तक पहुंचा कि एक तरफ जो हमारी युवा शक्ति इतनी बढ़ती जा रही थी, हमारी युवा संख्या बढ़ती जा रही थी, इसके अंदर निराशा एक तरफ पैदा हुई, तो दूसरी तरफ इसके अंदर एक शैतान भी पैदा होना शुरू हुआ। वो शैतान इसलिए कि वो शैतान दो तरह का था। जो लोग कुछ योग्यता अर्जित कर लेते थे अपनी मेहनत से, अपने गुण से, जो कुछ साधन जिनको मिल जाते थे, वो लोग अपने ही विकास में लग गए, वो अपने तक सीमित हो गए, आत्म केंद्रित हो गए, और उन्होंने दूसरों को करना बंद कर दिया। और दूसरा जो शैतानी दिमाग था वो ये था कि वो अपनी कमजोरियों को ठीक करने के बजाय वो दूसरों में कमियां खोजना शुरू कर दी उसने, और जिसको अलग अलग तरह के नारों से लोगों ने राजनीतिज्ञों ने प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसमें एक बहुत बड़ा जो दुर्भाव पैदा हुआ, जो बड़ा भारी धोखा पैदा हुआ, वो तो हमारा धार्मिक जो प्रतिक्रियावाद का था, और जो फिरका परस्ती का था, और उसके लिए कुछ बहाने खोज लिए गए, कुछ संगठनों को उससे राजनीतिक लाभ मिलता दिखाई दिया, और एक हमारे यहाँ बहुमत को अपनी तरफ मोड़ने का एक अच्छा मौका भी मिला। और उसकी एक पृष्ठभूमि भी थी। बांग्लादेश की पराजय के बाद से पाकिस्तान लगातार के मसले को लेकर के हमसे छद्म युद्ध लड़ रहा था, छद्म युद्ध लड़ता रहा, आतंकवाद के माध्यम से हमारे देश में तमाम तरह के संकट पैदा करता रहा। और उसके अलावा फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक इस्लामोफोबिया वाला वातावरण बन रहा था, जिसमें कि तालिबान भी था, अल-कायदा था, और फिर बाद में इस्लामिक स्टेट भी हुआ। ये सारा जो वातावरण बन रहा था चारों तरफ, देश में और विदेश में, उसका लाभ कुछ लोगों को मिला, और उस बहुसंख्यक समाज के दिमाग को उसका इस दृष्टि से मोबिलाइज करने का, और किसी समुदाय विशेष को इंगित करके कुछ अपना हित साधन करने का, तो ये भी एक प्रवृत्ति बहुत खतरनाक ढंग से बढ़ गई। तो एक धार्मिक पैदा करना, और उसके अंदर जाति विद्वेष तो पहले से थे ही, वो और नए ढंग से प्रकट हो रहे थे। और कई ऐसे लोग समूह जो कहीं पहले स्वतंत्रता मिलने के समय जो कहीं न कहीं एक उदार मन बना रहे थे, या लोगों प्रति कुछ संवेदना और सहानुभूति के नाते, या यूं कहें कि एक परिस्थिति विश्ववश अपने को तैयार कर रहे थे कि वो कमजोर लोगों को, कमजोर जातियों को आगे बढ़े, और उसके लिए एक आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं भी हुई। लेकिन वो आरक्षण की व्यवस्थाएं भी नाकाफी रही, या यूं कहा जाए सही दिशा की तरफ नहीं चल पाई। कुछ लोग उसका लाभ लेते गए, लेकिन बाकी समाज
पूरा उससे लाभान्वित नहीं होता दिखाई दिया, वो बैकफायर करने लगा। और वो कई से लोग उसका भी हवाला देकर के बातें करने लगे कि हमारे देश में तो यही सब होता है और हम लोग जो कि है यहाँ न्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है। तो इस तरह के कुछ गढ़े गए और उनको केवल कुतर्क भी नहीं कह सकते, वो परिस्थितियों ने वो वातावरण बना दिया। एक तरफ वो निराशा का माहौल, हताशा का माहौल, और दूसरी तरफ ये इस तरह के दिमाग की, शायद अगर हम इनको ठीक कर देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये लोग जो कि है गड़बड़ करते हैं उनको ठीक कर दिया जाए, इस तरह की जो मानसिकता बनी शुरू, ये बड़ा खतरनाक ने रूप ग्रहण किया। और आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, आज हम दरअसल वहीं खड़े हुए हैं जहाँ कोई हमारी दिशा, हमने पहले सोवियत ढंग की प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना बनाने की बात शुरू की थी। आज हम ठीक उल्टी दिशा में लगातार विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन और अमेरिका और पश्चिमी जो पूंजीवादी देश हैं उनकी तरफ लगातार हमारा झुकाव होता गया, ऊपर निर्भरता हमारी हो गई। हमें ऐसा लगने लगा कि शायद ये जो नया प्रबंध तंत्र है, जो नया समाज का ये जो कुछ सारा चमक दमक है, इस चमक दमक से हमारी बहुत सी तरक्की हो रही है, बहुत सारे हमारे पास नई नई चीजें दिखाई दे रही हैं जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन ये लोग नहीं समझते कि ये कुछ तबके तक सीमित है और कुछ लोग ही इसका लाभ ले पा रहे हैं। वास्तविकता कुछ और है और पूरा समाज जो कि है भयंकर गैर बराबरी का शिकार हो रहा है। ये चीज लोगों को नजर नहीं आई, जैसा कि हमने पिछली किस्त में ये बात हुई थी कि ये महामारी जैसी चीजें, बहुत सारी चीजें सामने ला के खड़ी कर देती हैं, लेकिन ये तो चीज हमेशा से चलती रही और लोगों ने एक तरह से सरेंडर सा किया रहा कि भाई जिस विद राखे राम वाली जैसी स्थिति बनी रही। और कोई जो परिवर्तन का जो एक जज्बा होता है कि हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अपना वर्तमान ठीक कर सकते हैं, इसकी दिशा में सोच ही जैसे बंद हो गई। ज्यादा घातक हुआ जो हमको उसका परिदृश्य दिखाई दे रहा है। परिणाम बहुत साफ है, शायद लोग इसको समझना नहीं चाहें कि हम सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों की दृष्टि से सबसे ज्यादा कुपोषित देशों के बच्चों के देशों में हमारा शुमार है और हमारे गैर बराबरी, सबसे ज्यादा पॉवर्टी, हंगर, डेथ, तमाम तरह की चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और अभी तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, उसने चीजों को तो और सामने कर ही दिया है। तो ये एक बड़ी त्रासदी हमारे सामने खड़ी हुई है, हम सब जानते हैं। और ये कोई कहीं ऐसी झूठी बातें नहीं है कि मात्र 65 लोग हमारे देश के बिजनेस टाइकून्स जिनको कहते हैं, वो हमारे देश की 50% संपदा के मालिक हैं। जस्ट 65 पीपल, केवल 65 लोग वो हमारे 50% संपदा के मालिक हैं। ये चीज हमारे 80% जो लोग हैं वो केवल 20% हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाते हैं। 20% लोग हमारे देश के जो कि वो 80% रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी तफसील में जाएंगे तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि हम चाहे जो लोहा इस्तेमाल करते हों, चाहे कोयला इस्तेमाल करते हों, चाहे गैस और पेट्रोल इस्तेमाल करते हों, चाहे हम जो कि एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हों, कॉपर इस्तेमाल करते हो, जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम अपने लिए कोई निर्माण करते हों, अपने लिए कोई अपनी सुविधा अर्जित करते हों, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध किसके लिए और कितनी हैं। कई बार एक धोखा सा भी पैदा होता है और खासतौर से शहरी समाज के संदर्भ में ज्यादा पैदा हो जाता है, क्योंकि झोपड़पट्टी में रहने वाले बहुत सारे लोगों को लोग ये मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, इनके पास नहीं है, कि वो ठीक नहीं है, बाकी तो ये टेलीविजन लगाए हुए हैं, मोबाइल लेके घूम रहे हैं, एंड्रॉयड फोन भी लेके घूम रहे हैं। ऐसा एक धोखा होता है। सच्चाई इससे बहुत दूर है, क्योंकि जीवन जिस रूप में जी रहे हैं वो लोग और बाजार की जिस संस्कृति में वो फंसे हैं, ट्रैप्ड हैं, उस ट्रैप में टेलीविजन और मोबाइल फोन कोई बड़ी चीज नहीं रह गया है। लेकिन उनका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है, उनको अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनकी अपनी लिविंग का कोई और रूप नहीं है। वो अपने डेली वेज अर्नर्स हों या जिस तरह के भी हों, वो केवल
कुछ पैसों से अपने लिए कुछ रुचियां अपनी बना लेते हैं, लेकिन उस रुचियों का एक समाज के और उसका 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 सबसे बड़ा उदाहरण ये अपने आप में मिल गया कि वो कितने कमजोर हैं कि कुछ दिन बंद होने के बाद ही उनकी स्थिति ये हो गई कि 2 दिन के खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा, यानी उनके पास भी रोकने के लिए नहीं है और सरकारी सहायता के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। तो यह बात सोचने की है कि अगर ऐसा है तो यह धोखे में रह के कि हाँ हम तो विकास कर ही रहे थे और ऐसे भी कर रहे हैं वैसे भी कर रहे हैं, नहीं, ये एक बड़ी भारी भ्रांति है। और ये भ्रांति केवल यही नहीं है कि गैर बराबरी हो गई है, बल्कि ये समाज के अंदर एक दूसरे प्रकार का दुष्चक्र पैदा हो गया है, एक दुर्भावना पैदा हो गई है, एक दूसरे से दूरियां पैदा हो गई हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। ये चीजें ज्यादा चिंता का विषय हैं। तो क्या किया जाएगा, कैसे हो सकता है हम जिस क्षति संकल्पना करते हैं या उसकी परिकल्पना ही कही जाए अगर है तो क्या हो सकता है। तो एक बात बहुत सीधी सी है कि हम ऐसी इमारत का निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि ऊपर ही आके रहा जा सकता है, फिर नीचे नहीं रह सकते हैं, नीचे रहने की स्थिति नहीं बनती है, तो उसको वैसा ही होगा जिसमें जितना जो लोग ऊपर जा पाएंगे वही लोग जा पाएंगे, बाकी लोग तो नहीं जा पाएंगे। हमको अगर सबके विकास के लिए सोचना है, एक समता मूलक समाज की बात सोचनी है, तो हमको उसी तरह से प्रयास भी करने होंगे, कुछ बड़े कड़े निर्णय भी लेने होंगे। हम अक्सर सुना करते हैं कि कई बार सरकारें कहती कि वो कड़ा निर्णय उनका क्या होता, वो कड़ा निर्णय तो उनका उसी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए कुछ और सुविधाएं लोगों से लेने का है, जनता के अधिकारों को छीनने का कड़ा निर्णय है, जैसे कि लेबर लॉज में या मजदूरों के कानून श्रम कानूनों में दिया, ये कड़ा निर्णय हो गया। तो ये कड़ा निर्णय ये है कि जो कमजोर है उसी के अधिकारों को कम कर दो, ये कड़ा निर्णय हो गया। हम जमीन के ऊपर जो प्रतिबंध है कि जमीन खेती की जमीन को लिया जा सकता है, उस पर बहुत तरह के प्रतिबंध रहे हैं, निषेध रहे हैं, हम उनको हटा देंगे, ये भी कड़ा निर्णय हो गया। तो कड़ा निर्णय क्या ये है कि जो कमजोर है, जो वैसे ही अभी असहाय स्थिति में है, उसी के खिलाफ उसी के जो कुछ अधिकार बचे हुए थे, आदिवासी के जो कुछ अधिकार बचे हुए हैं, ये कड़ा निर्णय हो गया। निश्चित रूप से हमारी संकल्पना के समाजवादी लोकतंत्र में कड़ा निर्णय तो ये नहीं है। कड़ा निर्णय तो ये है कि जिनको सुविधाएं मिली हुई हैं, एक सीमा से ज्यादा वो लाभ भी ले चुके हैं, हमको तो उनके बारे में उनको परसुएट करना होगा, उनको कहना होगा कि भाई देखो ऐसे नहीं चलने वाला है, और इसमें खुद आपकी भी अपनी भी सुरक्षा जो है इसमें खतरे में पड़ेगी, क्योंकि जब ज्यादा लोग त्रासदी के शिकार होंगे और कभी आउटबर्स्ट होता है, कभी कोई चीज बिगड़ती है, तो उसमें बहुत कुछ लोग उसका शिकार होते हैं। तो इसको कड़े निर्णय के दृष्टि से ये सोचना पड़ेगा कि हमको जो पूंजी का संकेंद्रीकरण हो गया है, रोजगार कोई देने वाला हमेशा बन गया है, रोजगार अपने से अर्जित करना या अपने हुनर से, अपनी कला से, अपने शिल्प से, अपने श्रम से जो हम एक इज्जत की रोटी खाने की स्थिति में हो सकते थे, वो ना होकर कि हम हमेशा आश्रित और पराश्रित जैसी स्थिति में हो, दया प्राप्त करने हो, तो इसको तो खत्म होना जरूरी है। तो कड़ा निर्णय यहाँ लेने की जरूरत होती है। कड़ा निर्णय इन सब पूंजीपतियों को सुविधा देते रहने के लिए, किसी कंपनी को आमंत्रित करने के लिए उसको और सुविधा देनी है तो हम अपने यहाँ के नियमों को शिथिल कर दें, जिनसे जो के अपने मौलिक अधिकार भी हैं या उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं, उस तरह की चीजों, कमजोर लोगों को ही हम बलि चढ़ाएं, तो ये तो नहीं, बल्कि इसके विपरीत हमें कुछ करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से जो अगली बात है वो ये कि हमको एक बड़ा राजनीतिक प्रयास करने की जरूरत है, और एक बड़ा राजनीतिक इनिशिएटिव, एक कोशिश की जरूरत, जिसमें कि हमको बड़े जन समूह का समर्थन मिल सके, ज्यादा लोग जो इससे प्रभावित हैं वो इस बात को समझ सके, और उनके समर्थन से हम कहीं जो हैं उसमें कहीं हम
करने की स्थिति में आ सके, हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ सके, उसके प्रति संकल्पबद्ध हो सके, ये एक पहला कदम है। तो इसके बिना तो कुछ आगे बात बनती नहीं है। यानी राजनीतिक रूप से हमको कोई इनिशिएटिव लेना और जन समर्थन प्राप्त करना और हस्तक्षेप के लिए तैयार होना, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि हम इस क्रिया में एक धोखा ये भी हो सकता है कि जब हम इस तरह के इंटरवेंशन के अधिकार प्राप्त करते हैं और जन समर्थन ही प्राप्त करते हो, तो एक खतरा ये भी पैदा होता है कि हम शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित करते चले जाएं। ये भी हो सकता है, हुआ जैसा कि सोवियत रूस में हुआ या चीन में हुआ या और कहीं हुआ। तो हम जनता के लिए तो काम करना चाह रहे थे, लेकिन जनता के अधिकारों को हमने अपने हाथों में सब केंद्रित कर लिया। और हमारे यहाँ की पंचवर्षीय योजनाएं और वो भी कुल मिला जुला कर करांतर से वही चीजें थी कि ऊपर लगे सारे के सारे नहीं। तो हमारी राजनीतिक जो संरचना होगी, उस राजनीतिक संरचना में हमको जनता के अधिकार जनता के पास वापस देने होंगे। हमको शेयर करना पड़ेगा, हमको पार्ट करना पड़ेगा, हमको बांटना पड़ेगा अधिकारों को। और वह अधिकार क्या है? वो अधिकार प्रशासनिक भी है, वो अधिकार विधायिका के भी है, लेजिस्लेटिव भी है। अधिकार और प्रशासनिक अधिकार दोनों केवल पार्लियामेंट निश्चित कर दे रही हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल निश्चित कर दे रही हो, राज्य के जो चुने हुए प्रतिनिधि गए हुए हैं वो नहीं। स्थानीय समूह के अंदर वो विधायिका की वो शक्ति हो अपने बारे में निर्णय लेने का, अपने ग्राम समाज के बारे में, अपने ब्लॉक के बारे में, अपने परगना के बारे में, अपने नगर के बारे में, महानगर के बारे में, जो वास्तविक अधिकार विधायिक अधिकार जो होते हैं, और उसके अपनी योजनाएं बनाने का अधिकार, वो योजनाएं वो खुद बनाएंगे। और हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमको किस तरह के स्कूल और कॉलेज और हेल्थ सेंटर चलाने हैं, और हमको किस तरह का निर्माण अपने यहाँ करना है, हमारे यहाँ के रोजगार की व्यवस्थाओं को किस तरह से हमको चलाना है, हम किस तरह से कृषि क्षेत्र की भूमि को जोत की व्यवस्था को हम किस तरह से निर्धारित करेंगे, हम सामुदायिक या सहकारी रूप से किस तरह से यंत्र प्रणाली को सहयोगात्मक यंत्र प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की सारी चीजों का जो निर्णय है वो स्थानीय स्तर पर लेना होगा। और इसी संदर्भ में ये कह देने की जरूरत है कि उसमें शेयरिंग होगी। शेयरिंग ये होगी कि हाँ, जो हम पहले अपना यहाँ करते हैं और हमारा जो सरप्लस बनता है या जो हमारे लाभ बनते हैं, उस लाभ को हम शेयर करेंगे, रेवेन्यू के रूप में शेयर करेंगे अपने राज्य से, अपने राष्ट्र से, उसको और वो परस्पर सहमति से देंगे। वह कोई आरोपित जैसी चीज नहीं होगी, परस्पर सहमति से उसका निर्धारण होगा। और उसके अनुसार जो की है हमारा जो तंत्र होगा, हमारा सारी तंत्र जो है स्थानीय स्तर पर हम अपनी तरह से जिसमें हमारा प्रशासनिक अधिकारी भी हमारा, पुलिस अधिकारी भी हमारा होगा, हमारा वर्कर भी हमारा होगा, हमारा तकनीशियन भी हमारा होगा, करेंगे हम अपॉइंट करेंगे। ये क्या है कि राज्य के परीक्षा करा देता हो, राष्ट्र एक परीक्षा करा देता हो और ऊपर से चुनाव हो जाता है, फिर उनको अलॉटमेंट हो जाता हो, उनको यहाँ वहाँ अपॉइंट कर दिया जाता हो। उसकी वो पद्धति अपने में गलत है। उसमें तो डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, दूसरे से अलग होते हैं लोग। यहाँ तो हमको अपनी जगह पर लोगों को अपॉइंट करना है, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपॉइंट करना है। निश्चित रूप से यह काम कोई सभा ही करेगी जो स्थानीय स्तर पर निर्मित होगी, जो आनुपातिक प्रतिनिधि आधार पर ही निर्मित होगी, जिसमें कि बहुमत की राय सही ढंग से और बिना किसी व्यवधान के या बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के मैनिपुलेशन से या उसके किसी दूसरे के उपक्रमों से तय हो। तो उसकी देख रेख भी जरूरी होगी। और उस देख रेख के लिए कि हमारे पास जो हमारा जो राष्ट्रीय संविधान है, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जो संघीय जो क्या कहते हैं उसको क्वासी फेडरल सिस्टम है, अर्ध संघीय ढांचा जो है, हम उसको बनाए रखते हुए भी ये सारे काम कर सकते हैं स्थानीय स्तर तक। और जो हमारा राष्ट्र और राज्य का और स्थानीय बॉडीज का, लोकल बॉडीज का जो आपसी संबंध है, वो उसको संबंध को बनाए रखने के लिए ब्रिज के अधिकारी होंगे, जो बीच के अधिकारी होंगे, जो संदेश वाहक होंगे, जो संपर्क स्थापित करेंगे।
की बॉडीज से और ऊपर की बॉडीज के बीच में वो कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं क्रिएट कर सकते। वो इस तरह के जैसे आजकल की बहुत सारी व्यवस्थाएं लोकल बॉडीज के मामले में कि आप सरकार से एक प्रतिनिधि नियुक्त है, वो जो ऑब्जेक्शन लगा दे रहा है और चीज़ों को रोक दे रहा है, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर हो जा रहा है। तो वो नहीं, चीज़ें सब तय होंगी। हाँ, कहीं अगर संवैधानिक मानकों की अवहेलना हो रही है, कहीं बड़ी किसी चीज का अतिक्रमण हो रहा है, कहीं भेदभाव वाली बातें हो रही हों, तो वहां पर राज्य के हस्तक्षेप या राष्ट्रीय की कहीं जरूरत महसूस होती है, जिसके उसका भी निर्धारण कोई एक हमारी पुनर्रचित जो न्याय व्यवस्था होगी उसके अनुसार ही हो सकता है। उसके बिना वो भी हस्तक्षेप संभव नहीं है। तो कुल मिला के जनता के सारे जो वास्तविक अधिकार है वो जनता के पास से आए। उसका रोजगार का अधिकार, उसके सारी चीजें, वो क्या करना है वो अपने स्तर पर तय करेगा। उसको अगर कुआं खोदना है, उसको अगर तालाब खोदना है, तो वो मनरेगा की जरूरत भी नहीं रह जाती है। हम अपना खोदेंगे, हम उससे जुड़े हुए हैं, हमारा फावड़ा चलेगा, के साथ संलग्न होंगे और उसके लाभ अलाभ से हम सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। लिहाजा उसके लिए हमको किसी के हमको कोई जरूरत है तो राज्य और राष्ट्र से हमको राष्ट्रीय स्तर से कोई सहायता की जरूरत है, तो वो समानुपातिक रूप से मिल भी सकती है, जैसी अपेक्षाएं हों, जैसी बातें हैं। इसके और ज्यादा विस्तार से इसकी बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये है कि हाँ, ये सब तरीके उस पर बिल्कुल आसानी से अपनाए जा सकते हैं। और ये एक और जो बड़ी बात है, जैसा मैंने कि जो हमारे यहाँ जो या राजकीय स्तर पर जो प्रतिष्ठानों का, संस्थानों का निर्धारण हो रहा था, स्थापना हो रही थी, वाले चाहे प्रबंधक हों चाहे श्रमिक हों, उनके वो एक प्रकार से एक एलियन की तरह से काम कर रहे थे। जैसे लगता कि वो अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो किसी व्यवस्था में केवल काम में लगा दिए गए हैं। वो जो भाव है, उस भाव को बदलने की सबसे बड़ी जरूरत बनती है। उसका समाधान केवल इसी व्यवस्था में है, जब हम खुद अपने लिए निर्णय, हम अपने घर के बारे में सोचते हैं कि हमको ये कुर्सी यहाँ रखनी है या मेज यहाँ रखनी है। उसी तरह से हम अपने गांव के बारे में सोचते हैं कि हमको यहाँ पर तालाब चाहिए या हैंडपंप चाहिए। चीजें हम अपने से करते हैं, हमारा फावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम उसके साथ व्यक्तिगत रूप से संलग्न हो जाते हैं। यानी इसको कहते हैं पीपल्स इन्वॉल्वमेंट। अगर हम इन्वॉल्व होते हैं, उस चीजों से जुड़ के खुद उसमें अपना भविष्य देख रहे होते हैं, अपना वर्तमान देख रहे होते हैं, निश्चित रूप से हमारा भाव ही बदल चुका होता है। तब करप्शन या भ्रष्टाचार जैसी चीजें जो की हैं, फिर उस तरह से वो नहीं उठाती हैं, और अगर वो उठाती भी हैं तो उसको बैलेंसेस स्थानीय स्तर पर मौजूद रहते हैं। उसको कहीं कोर्ट में जाकर तो उसका फैसला सालों साल चलता रहे और सारी चीजें होती रहे, और वो कोई जेल में पड़ा है चाहे जेल के बाहर है। इस तरह की जो स्थितियां हैं वो होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट चीजें निर्धारित होती है कि किसने गफलत की नहीं की, और उसका निर्धारक कौन, उसको तय कौन करेगा। तो चूंकि सीधा होगा, तो जैसे गांव का अगर बनिया भी होगा तो वो ज्यादा घटतोली नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों की निगाह, लोगों से रोज उसका संपर्क होता है। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति होगा तो उससे आपका कोई संपर्क नहीं है। वो एडल्टरेटेड फूड खाना दे के चला जाएगा, प्रदूषित खाना दे के चला जाएगा, कोई चीज दे देगा, तो आप उससे कंप्लेन भी करने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो आपसे दूर है। तो सबसे बड़ी चीज है कि व्यवस्था की नजदीकियत, लोगों की नजदीकियत, और निश्चित रूप से जब हम अपने अपने स्थान पर इस तरह के उपक्रम खुद बनाना शुरू करते हैं, ग्राम के स्तर पर है, अगर वो कृषि की जोत की व्यवस्था हो, चाहे वो वहां पर ट्रैक्टर की जरूरत हो या हार्वेस्टर की जरूरत होती है, या पशुधन के लिए व्यवस्था की जरूरत होती है, या प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत, खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों की जरूरत होती है, राइस मिल की जरूरत होती है, फिशरीज और पिगरीज, और जो है आपके इस तरह की जो भी चीजें हैं, ये सारी स्थानीय स्तर पर हम अपना तय करते हैं, अपनी जरूरतों के साथ तय करते हैं। हम बी हाइव बनाते हैं, मधुमक्खी के
पालन करते हैं, जो भी करते हैं हम अपने स्थानीय स्तर पर करते हैं, हम उससे डायरेक्टली संलग्न है, उसका सरप्लस फिर एक्सचेंज होता है और वो एक्सचेंज होता है, फिर वो उसके भी बनते हैं और हमारे लाभ अलाभ सीधे जुड़े होते हैं। तो हम जब अपने स्थान की प्रगति करते हैं, हर आदमी को काम वहाँ मौजूद है, हर आदमी लग्न है, उसके हाथ जुड़े हुए हैं उससे, तो एक अपने पड़ोस के क्षेत्र से उसकी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बनेगी। वो दिखाना चाहेगा कि हाँ हमारे यहाँ बढ़िया कुआं है और तुम्हारे यहाँ बढ़िया कुआं नहीं है। तो ये जो एक जो प्रतिस्पर्धा है, इसको कहते हैं हेल्दी, जो हेल्दी कंपटीशन है। ये हेल्दी कंपटीशन भी तभी पैदा होगा जब लोग सीधे सीधे अपने बातों से जुड़े होंगे और वो अपने होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि हम और हमारी पीढ़ियां आगे भी इसका लाभ लेती रह सकती हैं। अगर हम सारी प्लानिंग ऊपर से आ जा रही है तो हम उन्हीं का मुंह देखते हैं, उन्हीं से कहते रहते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और एक दूसरे को कर्ज करते रहते हैं। और वो कर्ज करने के बाद फिर कोई न कोई नेता हमको आता है जो हमको धोखा देता है और उसके बाद वो हमारा केवल वोट लेके चला जाता है और फिर कुछ आश्वासन देके चला जाता है, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, हमारे उससे कोई जुड़ाव नहीं बन पाता है। और कुल मिला जुला करके हम व्यक्तिगत रिलेशन कि हमारे कोई परिचित हैं, हमारा कोई पार्टी वाला है, हमारा कोई रिश्तेदार है, तो हम उसके माध्यम से कोई चीजें अर्जित कर लें, इसकी जो कोशिशें चलती हैं वो तभी चलती हैं क्योंकि जब अगर वो न्यायपूर्ण व्यवस्था है और खुद अपने के लिए व्यवस्था है तो फिर उस सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये तो एक पक्ष हुआ स्थानीय बॉडीज का, जो स्थानीय स्तर पर जो हमारे निकाय हो सकते हैं, विधायिका के शक्तियां जो हो सकती है, निर्णय की जो शक्ति। फिर उससे वही चीज नगर और महानगरों के संदर्भ भी, वहां की भी स्थानीय इकाइयां और अपने श्रमिकों और शिल्पकारों के न्यूनतम रहन स्थितियां, ये सारी चीजें। फिर जो सार्वजनिक चाहे रुचि के चीजें हों, जो भी निर्माण है जीवन के लिए, जो भी कुछ खुशनुमा बनाने के जो चीजें हों, उन सारी चीजों का निर्धारण स्थानीय स्तर पर होता रह सकता है और उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, मजदूर कारीगर एक तरफ जा करके काम कर रहे हैं और उसके बाद जब वहां त्रासदी पैदा हो रही है तो वो पलायन हो रहा है। और ये जो स्थिति दिखाई अपने ही देश में, इस तरह की स्थितियां, जैसे उनको आप प्रवासी कहने लगे हो कि ये प्रवासी है, अरे भाई हमारे ही देश में है और वो यहाँ पर उनके लिए साधन नहीं है तो वो वहां जाके, तो वो इसी वजह से है कि साधन कहीं एक जगह केंद्रित हो गए हैं। जब एक जगह केंद्रित हो जाएंगे तो दूसरे लोग उसी तरह से जाएंगे और उसी तरह से पलायन भी होगा। तो इस बात को अब शायद इससे ज्यादा बढ़िया अवसर नहीं है समझने का जो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो इन चीजों को अगर समझ सकेंगे तो शायद हम उस तरह से अपनी लोकल बॉडीज की तरफ हम लोग ध्यान दे सकेंगे और उसमें बड़ा परिवर्तन की जरूरत है, ऐसे ही नहीं होगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि राजनीतिक एक इनिशिएटिव की जरूरत होगी और जन समर्थन या जनता के अंदर एक प्रकार की जागरूकता इस बात के लिए पैदा करनी भी बहुत जरूरी होगी। क्योंकि ये तो बात सही है कि जो लोग लाभप्रद स्थिति में है वो आसानी से अपने लाभों को रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये भी श्योरिटी नहीं है कि बाद की स्थिति हमारी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसलिए, लेकिन ये तो एक संकल्प की चीज है, एक हस्तक्षेप की चीज है और अगर होगा तो ऐसा करना ही होगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए मन बनाना पड़ेगा। तो ये तो एक चीज हुई। और उसी तरह से हम जब उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योगों की बहुत सारी अपनी उसकी प्रवृत्तियां हैं। बात तो ये कि हमको ये तय करके चलना होगा कि जो उद्योग छोटे स्तर पर किए जा सकते हैं, जिसको स्मॉल कहते हैं, जो छोटे स्तर पर हो सकते हैं, यानी आप यूं कहिए कि आप एक साबुन बनाने वाली जैसी चीज या अगरबत्ती बनाने वाली जैसी चीज, वो जो एक छोटा सा के कमरे में भी काम जिसका किया जा सकता हो, ऐसे चीजों में कम से कम बड़ी कंपनियों का, बड़े उद्योगों का तो दखल तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं बहुत से लोगों को याद होगा या नहीं होगा कि जब सरकार बनी थी तो 400 से कुछ या ज्यादा
शायद संख्या के ऐसे उद्योगों को सुरक्षित कर दिया गया था कि इसमें कोई बड़ी कंपनी नहीं घुसेगी, कोई बड़ा उद्योगपति नहीं घुसेगा। लेकिन अब वो धीमे धीमे होते होते वो पिछले 20 सालों में लगातार पूरा ही खत्म हो गया। अब कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया है। अब चाहे वो साबुन बनाने की बात तो बहुत पहले से दिखाई दे रही है, और भी तमाम तरह की जो छोटी छोटी चीजें जो लोगों के अपने स्वरोजगार का काम कर, जो अपने छोटे छोटे आय के साधन, वो अब एक बड़ी कंपनी में नौकर बन के आप उसका बनाएंगे, या वहाँ भी मशीनें हैं तो आपकी भी ज़रूरत वहाँ नहीं है और रोजगार नहीं है आपके लिए। तो इस तरह से उद्यमों को निश्चित करना होगा कि ये छोटे हैं और इसको हर व्यक्ति कर सकता है, और इसका लिए ये चीज़ें खुली रहनी चाहिए, उसके अवसर खुले रहने चाहिए। जो 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 सबके राष्ट्र की आवश्यकता की चीज़ें हैं, सीधे सीधे सार्वजनिक क्षेत्र की ज़रूरतें हैं, रेलवे हुआ और पोस्ट हुआ, ये हुआ, इन सारी चीज़ों को तो निश्चित रूप से सार्वजनिक उपक्रमों के ही रूप में रहना है। जैसा कि आजकल हो रहा है कि लगातार इस तरह के उपक्रम जो कि है वो अब निजी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, या पीपीपी मॉडल के नाम से शेयरिंग हो रही है उसकी। कोई पीपीपी कोई जनता तो उसमें हिस्सेदार नहीं बनती। कहते हैं पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप, जो ये पब्लिक है ये प्राइवेट है, ये पब्लिक तो गवर्नमेंट बन जाती है और प्राइवेट जो कि प्राइवेट होता ही है। तो कोई ये नहीं है कि जनता की उसमें भागीदारी हो रही है, वो तो केवल नाम के लिए पब्लिक प्राइवेट होता है, वो एक्चुअली सब निजी क्षेत्र में जाते हैं। और हमारे अपने सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए गए, और उसमें जिसमें कि हमारा सार्वजनिक पैसा लगा हुआ है, जिसके लिए हमने धन भी खर्च किया है, उसको हम हैंड ओवर करते हैं निजी क्षेत्रों के लिए। तो ये सब बंद होना चाहिए। इसके तो आपको ये तो कभी अलाउ हो ही नहीं सकता। ये तो कभी ये तो एक गलत दिशा में और आगे बढ़ते जाने वाली चीजें हैं, जिसको हो सकता है बहुत से लोग समझ रहे हो, न समझ रहे हो, लेकिन ये तो निश्चित रूप से और आगे आगे एक गलती के आगे और दूसरी गलतियां करते चले जाने वाली बात है, या इसमें वो कहीं न कहीं एक प्रकार का कनाइवेंस है उन बड़े पूंजीपतियों के साथ, सत्ता प्रतिष्ठान का, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती जा रही हैं किसी नाम से, किसी बहाने से। तो उद्योगों को निश्चित रूप से उसका स्वरूप होना होगा कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, ये स्मॉल उद्यम है, और ऐसे उद्योग जिसमें कि हाँ ठीक है सरकार पैसा लगाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसी चीजें हैं जो अगर निर्मित होती हैं और जनता के काम में आ सकती है, उसमें कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अगर कुछ करना चाहता है तो उसको छूट मिल सकती है, लेकिन वो भी एक प्रतिबंधों के साथ ही मिल सकती है। यही बात व्यापार के साथ भी लागू होती है। व्यापार एक्सचेंज, आप सामान को यहाँ से वहाँ दूसरों के हाथ में पहुँचाना, ट्रेड उसी को तो कहते हैं। एक जगह कहीं कुछ पैदा होता है और एक जगह कहीं कोई खरीदार होता है, और उसके बीच में जो आदमी ये कार्य करता है वो व्यापारी होता है। तो ये जो व्यापार है इसको भी एक नियंत्रित रूप में रहना ही पड़ेगा। एक उत्पादक का जो श्रम लगा हुआ है, उस श्रम को, उससे उत्पादित वस्तु को दूसरे हाथ तक पहुंचाने में मुनाफे का एक लेवल होना चाहिए, एक समानुपातिक आय होनी चाहिए। निश्चित रूप से कोई मुफ्त में काम तो नहीं करेगा, कोई अगर करेगा तो कोई लाभ के लिए ही करेगा, व्यापार कोई करेगा तो लाभ के लिए ही करेगा, लेकिन वो लाभ ऐसा भी ना हो कि उत्पादक के लाभ से और वो व्यापारी का लाभ कई गुना हो जाए, क्योंकि वो धन के बल पर कोई प्रचार तंत्र कर लेता हो या कोई बात कर लेता हो जिसकी वजह से वो इस तरह के ज्यादा लाभ की स्थिति में आ सकता हो। तो कुल मिलाकर नियंत्रण और उसके बाद होर्डिंग और सारी चीजें, तो ये सब मुझे अभी याद आ गया। बहुत सारी बातें, चूंकि सब बातें एक साथ कहना संभव नहीं है, लेकिन अभी गांव के क्षेत्र की बात हो रही थी, तो क्या मतलब गांव का कोल्ड स्टोरेज, गांव का जो कुछ वेयर हाउस है, वो क्या मतलब ऊपर से तय होंगे कि यहाँ वेयर बनेगा या नहीं बनेगा, यहाँ कोल्ड स्टोरेज होगा नहीं होगा, या कोई प्राइवेट कंपनी आके वहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाएगी? ये तो स्थानीय सुविधाओं की चीजें हैं। तो इस तरह की चीजें स्थानीय चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो अब उसके नतीजे सामने हम, अब तो चीजें बहुत बदरूप हो चुकी हैं, इसलिए हम लोग इस तरह का त्रासदी से ग्रस्त दिखाई देते हैं। और अभी ये जो हम फिर व्यापार की बात पर वापस आते हैं, तो वो भी एक सीमा, उसकी भी समानुपातिक आय होनी चाहिए। यानी कि जब हम क्षैतिज विकास की बात कर रहे हैं तो किसी को भी बहुत ज्यादा कमाना और कोई बिल्कुल न कमा पाए वाली स्थिति तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ऐसी व्यवस्था हो तो फिर तो वही वर्टिकल ग्रोथ जैसी बात होती रहेगी।
उसमें कुछ और बनने बिगड़ने वाला है नहीं। समाजवादी हमेशा से कहते थे कि आय को सीमित करो, आय की सीमा निर्धारित करो, इससे ज्यादा नहीं कमाना है भाई, सारे देश का मामला है। और अगर इस देश से आप कमा रहे हो तो आप भी इस देश के प्रति जिम्मेदार हो। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने बहुत गुण प्राप्त कर लिया है, बहुत आपने साधन जमा लिया है, आपकी मेहनत बहुत बड़ी मेहनत है, दूसरे की मेहनत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपकी एक सीमा होनी चाहिए, आप भी इतनी ही आय ले सकते हो। दूसरा, जो इतना ज्यादा बराबरी की स्थिति न बने, तो आय की ऊंची ऊपर की एक सीमा होनी चाहिए, और न्यूनतम तो होनी ही चाहिए कि कम से कम इतना तो आदमी खा सके, पी सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, भेज सके। तो ये सारी चीजें तो व्यापार तक बात आती है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है शिक्षा और स्वास्थ्य का। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम जब स्थानीय स्तर पर स्कूल अस्पताल की भी बात करते हैं तो निश्चित रूप से सामुदायिक और सहकारी क्षेत्र में तमाम तरह के उपक्रम हो सकते हैं, और इसमें जरूरी सहायता राज्य और राष्ट्र के स्तर से प्राप्त हो सकती है, स्थानीय इकाइयों को भी प्राप्त हो सकती है। या अगर वह स्वच्छम है, अगर हम कहते हैं आत्मनिर्भर बनने वाली बात, तो आत्मनिर्भरता दरअसल ये है जहां पर कि खुद कमा सकते हो गांव, खुद कमा सकती हो स्थानीय इकाइयां, खुद न केवल कमा सकती हो बल्कि ऊपर भी दे सकती हो, अपने लिए रोजगार भी रख सकती हूँ। तो इस तरह के अपने लिए जो केंद्र, हाँ ये बात जरूर है कि शिक्षा के लिए एक मानक होगा कि हाँ शिक्षा किस प्रकार की होगी। कोई भी किसी भी तरह की शिक्षा तो नहीं चलेगी, उसकी एक स्थानीय आवश्यकता होती है शिक्षा की। शिक्षा पहले औपचारिक क्षेत्र में हुआ करती थी, औपचारिक क्षेत्र में हो गई, लेकिन वो औपचारिक क्षेत्र भी जो कि है बेढंगे ढंग से चलते रहते हैं और किसी खास मकसद से और किसी खास नियंत्रण के शिकार होते हैं। तो अब हमको स्थानीय स्तर की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भी और राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भी, अपनी भाषा में भी, और जरूरत हो तो हम दूसरी भाषाओं को सीखने की स्थिति में भी, तो ये सारी चीजें मामले में बहुत गहन विचार करने की है। चाहे वो स्थानीय इकाइयां या स्थानीय समुदाय शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अपने हाथ से करते हो, या राष्ट्रीय उसके लिए उपक्रम होते हो, लेकिन वो होने चाहिए और होनी चाहिए मुफ्त मिलनी। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कोई, अगर हमारा अपना देश है, अपना राज्य है और एक हम समतावादी समाज की तरफ बढ़ते हैं, तो भाई शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ तो कोई और किसी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता। सबको चाहिए, उसमें कोई गैर बराबरी का सवाल नहीं होना चाहिए। हमको स्वास्थ्य के लिए चाहिए, बड़े से बड़े भी बीमारी हो तो उसके लिए हमको चाहिए। तो बड़े प्रतिष्ठान निश्चित रूप से बड़ी इकाइयां तय करेंगी और छोटे प्रतिष्ठान छोटी इकाइयां तय करेंगी। यह तो बात अपने आप में बहुत साफ सी है। इसको टेक्निकल एजुकेशन हुई, मेडिकल एजुकेशन हुई, सारी बहुत सारी जो बड़े स्तर पर जो कॉलेजेस का निर्माण है, हाँ कोई अगर स्थानीय इकाई इतनी तो वो भी कर सकती है, लेकिन जरूर है कि ये कुछ बड़े जो क्रम हैं वो बड़े स्तर पर निर्धारित होंगे, और वो जो नीचे से जो शेयर है रेवेन्यू का उसके माध्यम से होंगे, लेकिन वो मुफ्त में ही होने चाहिए। ऐसी चीजें वो पैसे के लिए कोई अगर इससे वंचित होता है, इससे वंचित होता है, कोई अपने नहीं पढ़ना चाहता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई इससे वंचित होता है तो निश्चित रूप से फिर वो हमारे लिए कर्ज है, एक अभिशाप है कि हम एक गलत व्यवस्था चला रहे हैं। ये जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इसमें एक छोटा सा चाहूंगा कि ज्यादातर जो सार्वजनिक सुविधा के क्षेत्र हैं वो इतने कम हैं या इतने व्यवस्थित हैं, सबको उपलब्ध नहीं है कि हर व्यक्ति, मतलब जो साधन संपन्न है वो अपने अपने लिए एक निजी अपने अपने क्षेत्र सुविधा बनाने की कोशिश करता है, और जो और भी लोग हैं वो भी और भी जमाते हैं, वो येन केन प्रकारेण उस अपने एक निजी सुविधा क्षेत्रों के निर्माण में लग जाती हैं, जिससे भी पैदा होता है, जिससे गलत प्रद्योजनता भी पैदा होती है, जिससे आशंकाएं अनिश्चितताएं भी पैदा होती हैं। सामान्य रूप से अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा सामान्य रूप से सबको मुफ्त में उपलब्ध होती है,
तो फिर आधा तो मुल्क वहीं खत्म हो जाता है। तब जब सब आरक्षित है, जब सब सुरक्षित है, कम से कम कुछ मामलों में सब सुरक्षित और आरक्षित है, तो फिर बहुत सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कहीं फिर इस तरह का जिच नहीं बनती है कि हमको मिल गया और गलत मिल गया। ये सारे प्रश्न ही अपने आप में समाप्त हो जाते हैं। तो ये कुछ आधारभूत चीजें हैं जो हमारे क्षैतिज विकास की दृष्टि से, जो जिनका समाधान किए बिना, जिनके लिए कदम उठाए बिना या जिनके लिए जरूरी हस्तक्षेप किए बिना जो हम किसी अच्छे भविष्य की कल्पना तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और बात तो बाकी तो सब साफी है कि हाँ, प्रतिरक्षा का मामला हो और विदेश नीति का मामला हो और सारे अंतर्राष्ट्रीय आयाम हो, तो उसमें तो राष्ट्रीय नीतियाँ तो अपना उनकी भूमिका निभाएंगी। और ये कुल मिला जुला करके ये राष्ट्रीय संविधान, हमारा संविधान और राज्य की व्यवस्थाएं, उनकी भूमिका जो है वो जरूरी हस्तक्षेप तक सीमित होनी चाहिए, ताकि वो हर क्षेत्र के निर्णायक बन जाए। जरूरी हस्तक्षेप जो एक एस्टेब्लिश्ड ढांचा है, जो स्थापित ढांचा है, उस ढांचे के विरुद्ध कोई कार्य न होने पाए, इसकी देखरेख के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम समझते हैं कि मैंने मोटे मोटे तौर पर इन सारी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना साफ हो पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे विचार के पहलू हैं जो संभव नहीं होता कि इस तरह के अपने प्रसारण के माध्यम से मैं सारी बातें कह पाऊँ ठीक से और उसको बहुत संयोजित कर पाऊँ। लेकिन कोशिश मैंने यही की कि उस तरफ इशारा किया, उन बिंदुओं को आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की जिस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। और ये भी मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि मेरा कोई ये बिल्कुल अपना कोई मौलिक विचार केवल हो, ऐसा नहीं है। मेरे जो कुछ भी मैंने अध्ययन किया है, जो बड़े चिंतक, समाज चिंतक हैं, जो अच्छे राजनेता, दूरदृष्टा राजनेता रहे हैं, उन लोगों को पढ़ के समझ के जो कुछ चीज़ें जो भाव मन में बने हैं, इसलिए मैंने किसी का नाम लेने की ज़रूरत भी इसलिए नहीं समझी, क्योंकि अपनी अपनी पद्धताएं भी वो लोगों की होती हैं, अपनी अपनी समझ भी लोगों की होती है। तो वो खुद विवेचना करें, खुद एकदम क्लीन स्लेट की तरह से सोचने की कोशिश करेंगे, तो शायद बहुत सारी बातों पर हम लोग अच्छे निष्कर्षों तक पहुंच पाएंगे। अपने मैं इतने वक्तव्य के बाद अब आपसे फिर को धन्यवाद देते हुए, और कोई मैंने अन्यथा बात कही हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।